हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी निकालना आपको मैंने बता दिया था, एक आपको आइडिया दे दिया था। उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इधर भी रोलर है और इधर भी रोलर है, तो ये आपका अनस्टेबल कैटेगरी में आ सकता है अगर आपकी लोडिंग इस तरीके से आ जाए, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा और ये आगे की तरफ चले जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ याद हो। अगर इसकी हम डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालें, ठीक है, सुनिए इस बात को, अगर आपका यहां पे लोडिंग जो है, अगर लोडिंग गिवन है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लोडिंग वर्टिकल आ रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, अगर आपको सिर्फ इस तरीके से दे रखा है, तब आप यहां पर क्या लोगे, आप एक वर्टिकल ऐसे लोगे, एक रिएक्शन यहां पर डेवलप होगी RA RB। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होगी? 2। दीज आर नंबर ऑफ रिएक्शंस। अगर मैं यहां पे बात करूं मेरे इक्विलिब्रियम इक्वेशन की, वो होंगी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहां पे अगर मैं डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालूं, ये क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहां पे हो जाएगा 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, और -1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अगर यहां पे आपकी सिर्फ और सिर्फ जो फोर्सेस होते वो ये दिखाया होता कि वर्टिकल लोडिंग आ रही है, तब बेटा यहां पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होती हम सिर्फ और सिर्फ 2 लेते, तब 3 नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उस समय आपका समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 किसी काम का नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज। एक मिनट, मैं इंटरनेट बंद कर दूं। चलिए, दिस इज ऑफ नो यूज बिकॉज ना ही आपका यहां पे कोई फोर्स लगा हुआ है, ना ही यहां पे आपकी कोई रिएक्शन डेवलप होंगी। जब फोर्स नहीं लगा तो रिएक्शन कैसे डेवलप होंगी? तो ये किसी काम की हमारी इक्वेशन नहीं बचती। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशन बचती हैं, डेट इज समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो उस समय ये स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं ये बोलूं कैंटिलीवर, क्या कैंटिलीवर मेरा स्टेबल है? हां, ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके क्या हैं, 3 रिएक्शंस डेवलप होती हैं, RA HA एंड मूवमेंट एट A। तो रिएक्शंस आपकी हैं 3, इक्वेशंस इक्विलिब्रियम इक्वेशन है आपकी 3। तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी? 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका डिटर्मिनेट है। दिस स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट एंड स्टेबल। अच्छा, अब देखिए एक चीज और देखिए। अगर मैं यहां पे आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना के दिखा दूं, ये आपके पास यहां पे सिंपली सपोर्टेड है, बीच में मैंने यहां पे एक हिंज दे दिया है। तो यहां पर आपकी जो रिएक्शंस डेवलप होंगी वो कौन सी होंगी? दिस इज RA, दिस इज HA, दिस इज RB, रिएक्शन एट B। ठीक है, ये हमारी 3 रिएक्शन डेवलप होंगी। यहां पे आपकी नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं वो हैं 3। आपकी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो कितनी होंगी? दिस विल बी इक्वल टू 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। 3 तो हो गई आपकी समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। 3 तो ये इक्वेशन होगी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एक ये इक्वेशन जो आई है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज, और इंटरनल हिंज पे क्या होता है आपका, यहां पे समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर्स में कि ये आपका एक नट बोल्ट कॉम्बिनेशन होता है, और नट बोल्ट कॉम्बिनेशन में आपका यहां पे क्या हो जाता है, मोमेंट 0 हो जाता है। देयरफॉर ये अगर मैं C पॉइंट बोल रहा हूं, देयरफॉर समेशन ऑफ मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाती हैं। डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालोगे वो हो जाएगा 3 - 4 दैट इज इक्वल टू -1। अगेन यहां पे -1 आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अनस्टेबल स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे लोड लगा रहा हूं तो स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से आपका यहां पे ट्रांसलेशन हो जाए, बेंडिंग नहीं होगा। अगर बेंडिंग होता, देखिए अगर मेरे पास यहां पे
बीम ये है, अगर लोड लगा रहा हूं तो बेंडिंग कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन यहां पर बेंडिंग नहीं और ट्रांसलेशन हो जा रहा है। देखिए ये पार्ट आपका स्ट्रेट है, एक मिनट, ये पार्ट आपका स्ट्रेट है, ये पार्ट आपका स्ट्रेट है, दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट पार्ट है, ये भी स्ट्रेट पार्ट है, दोनों स्ट्रेट हैं, उनमें बेंडिंग नहीं हो, वहां पे ट्रांसलेशन टाइप का हो जा रहा है। आई होप बात समझ आ रही होगी। क्यों? क्योंकि जैसी रोड लगा रहे हो ये इस वाले हिंज की वजह से यहां पे ये नीचे मूव कर जा रहा है। चलिए, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे देखिए, इसको ऐसे दिखाता हूं। अगर आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये सब चीज़ें मैं स्ट्रक्चर में दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप होगी वो कुछ ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी और यहाँ पर ऐसे रिएक्शन डेवलप होगी। तो अगर मैं इनको आगे दिखाऊं तो ये सारी रिएक्शंस जो होंगी एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। अगर आपके स्ट्रक्चर की सारी रिएक्शंस एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका अनस्टेबल होगा, बिकॉज उसमें मूवमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ही नहीं आएगा। अगर यहां पे क्या होगा, यहां पे मूवमेंट आया तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से आगे मूव कर जाएगा। आई होप बात क्लियर होगी। तो दिस इज अनस्टेबल। भले ही यहां पे मेरे पास तीन रिएक्शंस हैं, भले ही मेरे पास यहां पे तीन रिएक्शन है, तीन इक्वेशन होती हैं, स्टिल इट इज अनस्टेबल बिकॉज आपकी सारी रिएक्शंस जो हैं वो आपका उनका पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस एक ही हो रहा है। चलिए, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब यहां पे आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लोडिंग के ऊपर, फिर इसके ऊपर आएंगे, बेंडिंग मोमेंट बाद में आते हैं, पहले टाइप्स ऑफ लोडिंग पे आ जाते हैं। तो अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोड की बात करूं तो कौन कौन से लोड्स होते हैं मेरे, जरा उसके बारे में सुन लीजिए। नंबर फर्स्ट पे आता है आपका पॉइंट लोड। पॉइंट लोड जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, आपका लोड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। एक्चुअल में इन रियल कोई भी लोड एक पॉइंट पे नहीं लग सकता। पॉइंट लोड का मतलब साफ साफ ये होता है कि आपका जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड है, इट इज मच 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 लेस देन टोटल एरिया। अगर मैं यहां पे उसकी लेंथ भी देखूं, जिस लेंथ में वो लोड लग रहा है, इट इज मच लेस देन द लेंथ ऑफ द बीम, तो हम उसको पॉइंट लोड की कैटेगरी में ले लेते हैं। लेकिन कोई एक्चुअल में लोड पॉइंट लोड नहीं होता। अरे भैया, आप अगर कहीं खड़े भी हो, मान लीजिए ये छत है या कोई ग्राउंड है, आप कहीं खड़े भी हो तो आपके फुट का साइज जो भी है, मैं कह रहा हूं छोटे से छोटा साइज भी अगर आपके फुट का है तो वो भी तो एक सर्टेन एरिया में आएगा ही ना, वो भी तो एक सर्टेन एरिया में आएगा। तो यहां पर आपका कोई भी पॉइंट लोड ना, कभी भी पॉइंट लोड नहीं होता है, वो एक सर्टेन एरिया पे ही लगता है। बस हम उसे पॉइंट लोड इसलिए मान लेते हैं बिकॉज एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड जो होता है बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द टोटल एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग। इसको हम बीम में किस तरीके से दिखाते हैं? इस पॉइंट लोड को हम बीम में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। दिस इज पॉइंट लोड, this is point load, both are point loads. These both are point loads. Next यहां पे आता है UDL, UDL which means uniformly distributed load, uniformly distributed load।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, जरा इसके बारे में सुन लीजिए। यहां पर जो आपका पर यूनिट लेंथ में आपका लोड लगा हुआ है, इट इज सेम अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। सुनिए दोबारा, मैं कह रहा हूं कि यहां पर मेरे पास एक बीम है जिसकी लेंथ जो है वो आपकी 5 मीटर है, इसकी लेंथ जो है 5 मीटर है, और इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल लगने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इसकी इंटेंसिटी मैंने लिख दी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 मीटर की लेंथ लूं, अगर मैं 1 मीटर की लेंथ लूं तो उसमें यहां से लेके यहां तक आपका जो लोड लगा हुआ है बीम पर, वो लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का। बात समझ आ रही है? अगेन, अगर यहां से लेके यहां तक मैं अपनी 1 मीटर की लेंथ लूं तो यहां पर जो लोड लगा हुआ है, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, सिर्फ इतना, ये जो लोड लगा हुआ है ये लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन। देखिए 1 मीटर में, यहां देखिए 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है इसको। तो पर यूनिट लेंथ मतलब क्या है कि जितना आपका इतनी लेंथ में आपका लोड लगा हुआ है, उतना ही आपका इतनी लेंथ में लगा होगा, उतना ही आपका इतनी लेंथ में लगा होगा। तो पर यूनिट लेंथ पर आपका जो लोड लगा हुआ है, इट इज सेम अलोंग द टोटल लेंथ। आई होप बात समझ आ रही होगी। देखिए यहां पे जो कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है वो ये हो सकता है कि क्या जरूरी है यूडीएल पूरी लेंथ पे लगा हो? नहीं, जरूरी नहीं है यूडीएल पूरी लेंथ पे लगा हो। आपका यूडीएल इतना भी लगा हो सकता है, आगे पॉइंट लोड लगा होता है। तो यहां पे आपकी आपकी जो लेंथ है, आपकी जो लेंथ है वो आपकी मान लीजिए 1 मीटर है, तो ये भी आपका यूडीएल है, क्योंकि आपका, मैंने आपको बताया ना, पर यूनिट लेंथ। तो आपका जितना आपका इतनी लेंथ में आपका लोड लगा है, उतना ही इतनी लेंथ में लगा हुआ है, उतना ही इतनी लेंथ में लगा हुआ है। तो पर यूनिट सेक्शन जो हम यहां पे बात कर रहे हैं उसमें लोड सेम रहता है। आई वुड से लोड इंटेंसिटी सेम रहती है। तो दिस इज लेट्स से 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर मैं यहां पे 0.5 मीटर की बात करूं तो उसमें कितना लोड लगा होगा? उसमें लगा होगा 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 0.5, डेट इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। मतलब क्या होगा? टोटल 1 मीटर लेंथ का आधा। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट यहां पे आता है आपका यूवीएल। यूवीएल डेट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का साफ साफ सा मतलब है कि आपका लोड लीनियरली वेरी कर रहा है, आपका लोड लीनियरली वेरी कर रहा है। तो मेरे पास यहां पर इस तरीके से एक बीम है, आपका यहां पे जो लोड वेरी कर रहा है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर, लीनियरली वेरी कर रहा है। लोड जो वेरी कर रहा है लीनियरली वेरी कर रहा है। या फिर आपको सेक्शन में इस तरीके से बना के दिखा दूं, यहां पर भी तो लोड लीनियरली वेरी कर रहा है बेटा, देखो यहां पर भी तो लोड लीनियरली वेरी कर रहा है। तो आपका चाहे ये हो चाहे ये हो, या फिर आपका सेक्शन कुछ इस तरीके से हो, लोडिंग कुछ इस तरीके से दिखा रखी हो, ये लोडिंग दिखा रखी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो वेरिएशन है आपका लोड का, वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, एक मिनट रुकिए, इसको मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, ये मैं यहाँ पर जीरो से स्टार्ट ना करके एक सर्टेन हाइट से स्टार्ट करूँ, ऐसा।
एक मिनट, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो लिनियरली वेरी कर रहा है सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये देखिए कि आपका इतना पोर्शन, हम कभी भी सॉल्व करते हैं ना इसको, हम कभी भी सॉल्व करते हैं इसको, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इतना पोर्शन तो हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली मान लेते हैं, और इतना पोर्शन क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपका वेरिंग लोड मान लेते हैं। ये आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिखा देते हैं। कभी भी एनालिसिस करेंगे इसका, अभी हमने क्वेश्चन रखा ही होगा कहीं ना कहीं, नहीं रखा होगा तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन रख दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो इतने पोर्शन को हम यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग मान लेते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। वैसे तो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके लिए, यहाँ पे आपका ये यूवीएल का क्वेश्चन रखा हुआ मैंने सॉल्व कराने के लिए। एक और क्वेश्चन रख लेंगे जिसमें आपका इस तरीके का यहाँ पे लोडिंग हो, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका यहाँ पे यूवीएल लगा होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब क्या है, इधर देखो, यहां से लेके मतलब पर यूनिट लेंथ में जितना इंक्रीज होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं टेबल के हिसाब से बताता हूं, हम 0 1 2 3 4 5 6, 0 पे 0 है, 1 पे मान लीजिए आपकी लोड इंटेंसिटी जो है वो है 1, 2 पे जो होगी वो होगी आपकी 2, 3 पे होगी आपकी 3। मतलब क्या है, यहां जो इंक्रीज आया है वो 1 का आया है, अगेन यहां पे जो इंक्रीज आया है वो 1 का आया है, अगेन यहां पे जो इंक्रीज आया है वो 1 का आया है। तो आपका यहां पे जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रहा है हर लेंथ पे आपका यहां पे इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, लेकिन जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट है। या फिर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, लीजिए 0 पे 0, 1 पे आपका यहां लिख लेते हैं 3, तो 2 पे जो होगा आपका यहां पे 6 होगा। तो यहां पे जो इंक्रीज है 3 का है, अगेन यहां पे जो इंक्रीज है वो 3 का है। तो आपका ये लिनियरली वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ये समझ आ गई बात? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड किस तरीके का होगा वो भी देख लीजिए। नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो होगा वो आपका इस तरीके का हो सकता है। लोड तो कैसा भी लगा सकते हैं, लो ये आपका लोड लगा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इस तरीके से आपके लोडिंग कैसी भी आ सकती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आपका यहां पे लग सकता है मोमेंट्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो लग सकते हैं वो हैं आपके मोमेंट्स। तो यहां पर आपके मोमेंट्स लग सकते हैं। तो ये जो आपका सेक्शन है ये आपकी बीम है, ये आपकी बीम है, दिस इज बीम। यहां पे हमने एडिशनल सेक्शन लगा रखा है, दिस इज एडिशनल सेक्शन, जिसके ऊपर लोड आ रहा है, ये आपका लोड आ रहा है। तो यहां पर आपका इनकी वजह से क्या होगा, एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ये देखिए, ये इसको ऐसे देखो, यहां पर ये जो लोड है इतने सेक्शन को आगे ले आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे आगे की तरफ, और ये वाला जो लोड है इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को इस तरफ ले आने की कोशिश। एक मिनट, दूसरे पेन से शुरू कर देता हूं, एक मिनट दे दो, अभी समझ जाओगे। जो यहां पे ये लोड है दिस पर्टिकुलर सेक्शन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर लोड है इस पर्टिकुलर सेक्शन को आगे ले आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, करेगा। तो यहां पे रोटेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अगर ये रोटेशन आ रहा है तो आपका ये जो बीम है इसमें भी तो आपका कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ये बीम भी जो होगी इस तरीके की नहीं हो जाएगी, बैंड नहीं हो जाएगी, बताइए
हो जाएगी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पे ये जो जॉइंट है ये रिजिड जॉइंट है, रिजिड जॉइंट है। अब यहां पे एक वर्ड मैंने रिजिड जॉइंट यहां पे मैंने बोल दिया है। अब ये क्या होता है जरा इसको समझो, तभी आप यहां पे समझ पाओगे कि ये मूवमेंट कैसे दे रहा है। रिजिड जॉइंट का मतलब होता है कि मेरे पास यहां पर दो मेंबर जो ज्वाइन कर रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो आपका सेम रहेगा इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड। अगर वो सेम रह रहा है तो इसको मैं बोलता हूं रिजिड जॉइंट, इसको मैं बोलता हूं रिजिड जॉइंट। तो यहां पे आपका जो स्ट्रक्चर है, यहां पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बैंड, ये जो बीम है वो इस तरीके से बैंड कर जाती है टू मेक एंगल 90 डिग्री। एक मिनट, इसको सब हटा देता हूं, अभी समझ जाओगे। एक मिनट बस, हो गया। हाँ, तो यहां पर ये इस स्ट्रक्चर को ऐसे बैंड करने की कोशिश करेगा और ये स्ट्रक्चर को ऐसे बैंड करने की कोशिश करेगा। अब यहां पे आप देख सकते हो ये एंगल चेंज हो जा रहा है, ये एंगल यहां पर चेंज हो 90 डिग्री नहीं है। तो यहां पे आपकी बीम भी जो होगी वो भी आपकी बैंड कर जाएगी टू मेक एंगल 90 डिग्री। तो यहां पे आपकी बीम कुछ इस तरीके से बैंड कर जाएगी। तो आपकी जो जो इनिशियल एंगल 90 डिग्री था, अब अगेन वो एंगल 90 डिग्री ही रहे। तो यहां पर आपके इस लोड की वजह से यहां पे मूवमेंट, आप यहां पे अगर हटा के यहां पे मूवमेंट लगा सकते हो। कैसे लगाओगे सब समझाऊंगा, वो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप इसको मूवमेंट, ये जो आपका लोडिंग आ रही है ये मूवमेंट जनरेट कर देता है आपकी बीम में, ताकि आपका जो एंगल रहे वो सेम रहे। चलिए, तो ये सब चीजें आप समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ये काफी लंबा लेक्चर ना हो जाए, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर, हाँ ये देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हर एक जो डिफिकल्ट पार्ट है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी संभाल के रखा हुआ है। यूडीएल का क्वेश्चन भी रखा हुआ है, यहाँ पे मूवमेंट भी लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर आपका इस तरीके से एडिशनल सेक्शन जो होता है वो भी रखा हुआ है, यूवीएल भी रखा हुआ है, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम शेयर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो धन्यवाद।